जिस विधानसभा से आप ताल ठोंक रहे हैं, वहाँ पर बड़े-बड़े पूँजीपति लोग हैं आपके सामने और उन बड़े पूँजीपतियों से आपकी टक्कर है। तो आप जन सामान्य के मुद्दे उठाकर इन बड़े घड़ियालों से कैसे लड़ेंगे? अभी तो प्रयास कर रहा हूँ, मैं टिकट मांगूंगा माननीय राष्ट्रपति जी से। अगर वो चुनाव लड़ाएंगे तो अच्छी बात है। जैसे सोशल मीडिया का माध्यम मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि मैं देखता हूँ ज्ञापन दो, कुछ होता ही नहीं है। आप धरना दो, वही एक चिकने घड़े वाली बात हो गई है कि कुछ करना ही नहीं है प्रशासन को। आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम्स और पिछड़ा और दलित के होने के बावजूद आपको एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में उभार कर सामने लेकर आएगी सभा? ये गिरोह है, गिरोह ये गिरोह है और ये इतनी नजर रखता है कि आप समझिए स्काई वॉक अपने आप में घोटाला है। 11 करोड़ के आसपास का वो बना है। इसे भी लूट कहते हैं, इसे लूट कहते हैं, इसे घोटाला कहते हैं। सुनियोजित लूट है। बहुत सारे लोग इस बात पे हैं कि मेरी कोई कमी निकाल के मुझ पे एफआईआर करा दें। इसमें एक बहुत प्रमुख नाम आता है डॉक्टर उमेश गौतम का, मेयर का, और मैं उनके बड़ी स्पीचेस सुन रहा हूँ इधर। तो बड़ी विकास की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और कहते हैं पूरा बरेली को चेंज करके रख दिया है। लेकिन आपसे जो बात आज हो रही है वो उनका जो विकास का ढांचा है उसकी एकदम अपोजिट बात हो रही है। तो उनको लेकर या उनके भाषणों लेकर आप क्या सोचते हैं? बरेली की राजनीति में युवा ऊर्जा, मुखर विपक्ष और सोशल मीडिया पर अपनी सक्रिय उपस्थिति के लिए पहचान बना चुके समाजवादी पार्टी के नेता मयंक शुक्ला मोंटी आज हमारे साथ हैं। एक ऐसे दौर में जब शहर विकास, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्थाओं जैसे मुद्दों से जूझ रहा है, मयंक शुक्ला लगातार इन सवालों को जनता के बीच उठा रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि बरेली के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को वो किस नज़रिए से देखते हैं, समाजवादी राजनीति में अपनी भूमिका को कैसे परिभाषित करते हैं और जनता के लिए उनके विजन में क्या खास है। तो मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका सुनील मानव पॉडकास्ट के इस विशेष एपिसोड में। और आपके लिए मैं बता दूं, ये हमारा पहला राजनीतिक पॉडकास्ट है। अच्छा, बहुत धन्यवाद। इससे पहले साहित्य, संगीत, कला, प्रशासन सब विषयों पर किया, लेकिन ये हमारा पहला राजनीतिक पॉडकास्ट है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे बीच जो भी बातचीत हो वो विशेष एक निष्कर्ष तक पहुँचे। ठीक बात। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई भी दूंगा भैया कि आजकल आप बरेली की राजनीति में छाए हुए हैं। और जब मैं आज अपनी कार से चढ़ रहा था एजेड नगर वाले पुल पर, तो मैंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा फ्लैक्स देखा और वो एक अखबार का सर्वे था, दैनिक भास्कर का, जिसमें 84% लोग जो हैं आपको राजनीति का एक चेहरे के रूप में बरेली की एक विधानसभा से देखना चाह रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? वो पंजाबी महासभा युवा ने मेरे लिए वो बैनर लगाए हैं जी, और मैं उनका बहुत धन्यवाद दूंगा, दैनिक भास्कर का धन्यवाद दूंगा और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा बरेली की देवतुल्य जनता को, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में। तो सब लोगों ने मुझे सहयोग दिया, सबका आशीर्वाद मिला, 84% समर्थन मिला। और अरुण कुमार जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं एज अ पर्सन। पॉलिटिकली बाद में बात करेंगे हम लोग जी। राजनीतिक व्यक्ति होने के बाद अपनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अरुण कुमार जी को 43 के आसपास समर्थन मिला। पूरी भाजपा में जितने लोगों को समर्थन मिला वो सब मिला के 84 के आसपास ही हैं। मुझे प्रसन्नता हुई कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ जो काम करूँ अच्छे से और ईमानदारी से करूँ और मेरी बातों में सच्चाई हो। मेरा ये सबसे बड़ा संकल्प है। मैं कहीं गलत बोलूँगा तो मैं माफ़ी मांग लूँगा और जब सही बोलूँगा तो किसी भी तरीके से पीछे नहीं आऊँगा, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ खराब हो जाए। जी, बिल्कुल सही बात है भैया। आजकल जो मैं राजनीति में देख रहा हूँ, आजकल जाति और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण राजनीति का एक विशेष मुद्दा बनता चला जा रहा है। ऐसे में आप सपा से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप उसके प्रवक्ता भी रहे हैं और आपके जो विचार हैं सपा से प्रेरित रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा था कि सपा जब पीडीए की बात करती है, पिछड़ा, दलित और इसकी बात करती है, उसमें एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में आप पर वो कितना भरोसा कर सकती है? आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम्स और पिछड़ा और दलित के होने के बावजूद आपको एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में उभार कर सामने लेकर आएगी सपा? दो बातें हैं। देखिए, एक तो पीडीए में जो पी है उसका मतलब है पीड़ित। जी, जो भी पीड़ित है वो पीडीए का हिस्सा है। और माननीय राष्ट्रपति जी ने अभी पिछले दिनों ब्राह्मण समाज की एक मीटिंग में भी कहा, ब्राह्मण समाज के लोग जब शॉर्ट में लिखते हो पीडी भी लिख देते हैं, तो 2 अक्षर हमारे लिए हैं पीडीए के। इसके अलावा जो पीडीए है वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, सामाजिक एक ताना बाना है और उन लोगों को जोड़ने का जो सरकार से त्रस्त हैं। तो पीडीए में ब्राह्मणों का प्रमुख स्थान है और सबसे बड़ी बात है समाजवादी पार्टी में ही ब्राह्मणों का बहुत प्रमुख स्थान है। आदरणीय गणेश्वर मिश्रा जी हमारे पार्टी के संस्थापक रहे
संस्थापक सदस्य रहे और वो उन लोगों में से जिन्हें नेताजी भी बड़ा सम्मान देते थे। तो ब्राह्मणों का सम्मान हमेशा रहा। माता प्रसाद पांडे जी सब विधानसभा के स्पीकर भी, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो बहुत कुछ है ब्राह्मण समाज के लिए, बहुत एक लंबी लिस्ट है। भगवान परशुराम जी के नाम पे छुट्टी समाजवादी सरकार ने घोषित करी थी, मगर योगी जी ने, आदित्यनाथ जी ने उसको महापुरुषों की श्रेणी में लाके भगवान परशुराम जी को छुट्टी को समाप्त करने का काम किया। तो सम्मान कौन दे रहा है और अपमान कौन कर रहा है? समाज देख रहा है, जनता देख रही है। हो सकता है कुछ लोग अभी ना मानने को तैयार हो सच्चाई कि सच क्या है, मगर जान सब रहे हैं, मन के किसी कोने में सबके सच्चाई पता है। बस ये है कि किसी एक फेथ है उनको भारतीय जनता पार्टी में, जिसको वो ढो रहे हैं, मगर सच्चाई ये है कि सच सब कुछ जान चुके हैं, हर आदमी जान चुका है। नहीं, ब्राह्मणों की जब बात आती है मैंग जी, तब ये देखा जाता है कि इस समय की जो स्थितियां हैं, जैसे अभी पिछले दिनों एक हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने इस्तीफा दिया किसी विषय को लेकर, या ब्राह्मणों की जब विचारधारा की बात हो, सपा के साथ कंट्रोवर्सी हुई, वो एक मुद्दा हुआ था, उसमें अखिलेश जी ने भी कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे ब्राह्मण समाज नाराज हुआ, या इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे बीजेपी को लेकर ब्राह्मण समाज नाराज इस समय दिख रहा है, बहुजन समाज पार्टी को लेकर अलग है। तो ऐसा कहीं लग रहा है कि ब्राह्मण समाज इसमें चुप बैठा हुआ है और वो समय का इंतजार कर रहा है। दो बातें हैं, देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ने कहीं ब्राह्मण समाज को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करी, कुछ पार्टी के लोगों ने करी थी, उस पर माफ़ी मांग ली। मगर मैं ये कहता हूँ कि हमारी पार्टी के नेता ने गलती करी, माफ़ी मांग ली, मगर मोहन भागवत जी ने कहा, उसका क्या हुआ? बिना मांगे यूजीसी लाए, समाज में द्वेष फैलाया, उसके लिए किसने माफ़ी मांगी? योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान परशुराम जी के नाम जो जन्मोत्सव पे छुट्टी होती थी वो खत्म करी, उन्होंने कब माफ़ी मांगी? तो हमसे कहीं गलती हो रही, माफ़ी मांग ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग मानवीय मूल्यों वाले व्यक्ति हैं। मगर आताताई और घमंड, अहंकार, उसको माना जाता है जो माफ़ी ना मांगे। हमारे नेता ने अगर कहीं गलती किसी से हुई तो उसके लिए उससे माफ़ी मंगवाई, अगर उनसे कहीं गलती, उन्होंने खुद भी अपनी गलती मान ली। तो गलती मान लेने वाला बड़ा होता है। जैसे उन्होंने अभी अपने शंकराचार्य जी वाले मामले में उन्होंने भी स्पष्ट किया, और शंकराचार्य जी ने बताया कि उनके कुछ लोगों से गलती हुई थी अधिकारियों से, तो उन्होंने बड़ा दिल करते खुद माफ़ी मांग ली। तो मुझे लगता है कि बड़ा वही होता है जो खुद माफ़ी मांग ले या गलती मान ले। और कई बार बिना गलती के भी हमारे नेता कह देते हैं नहीं ठीक है, अगर गलती हुई है उसके लिए माफ़ी मांगे, बड़ी बात होती है, क्योंकि दिल उसी, जिसका दिल बड़ा होगा वही माफ़ी मांग पाएगा, जिनके दिल छोटे हो तो सिर्फ अहंकार में रह जाते हैं। जी बिल्कुल भैया। हम बरेली की समस्याओं पे आगे बढ़ें इससे पहले दो बातें और मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा। एक, सपा के ऊपर जो सबसे बड़ा एक आरोप लगता है कि वो मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगता है कि वो मुस्लिम्स को ज़्यादा वरीयता देते हैं। तो ऐसे में वो क्यों आपको अपना चेहरा बनाएंगे बरेली से? तो मैं इसको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी में सभी जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय के लोगों का सम्मान है, सबका अपना भागीदारी है। मुस्लिम समाज के लीडर्स ज़्यादा यहाँ पे डेवलप हुए हमारे पार्टी में, क्योंकि उन्होंने काम किया। मैं काम कर रहा हूँ तो मैं डेवलप हो रहा हूँ। तो ये मान लेना किसी जाति धर्म की बात नहीं है, बात ये है कि कौन एक्टिव है। हमारे वहाँ शुभलेश यादव जी जिलाध्यक्ष हैं, शमीम खान सुल्तानी जी महानाध्यक्ष हैं, हमारे वहाँ मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा, हमारे वहाँ तमाम और नेता हैं जो अच्छे अच्छे पदों पे हैं, और नीरज मौर्य जी हमारे सांसद हैं। तो सभी जाति धर्म के लोग हैं और सबका सम्मान भी है। कौन कितना एक्टिव रहता है, जो जितना एक्टिव रहेगा उतनी तो भागीदारी लेगा। भाजपा में भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाजपा के हम देखते हैं तमाम नेता हैं मुस्लिम समाज के। और आप सब कुछ छोड़िए, आप हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी गल्फ कंट्रीज में गए, उन्होंने बहुत लंबी बाहें फैला के और वहाँ के जो शेख हैं या जो राजा हैं उनको गले लगा लिया। तो इतना गले अगर वो भारतीय मुसलमानों को लगा लेते तो ये सब बातें ही नहीं करनी पड़ती। जो ये प्रपोज प्रोपोगंडा है कि मुस्लिम समाज और समाजवादी पार्टी को एक तरीके से बाइज्ड दिखाने का, तो ये सब नहीं करना पड़ता भाजपा को। भाजपा तभी कहती है कि हम अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, हम अच्छा स्कूल बनाएंगे, हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो अच्छी बातें कर रही होती। मगर मजबूरी क्या है, भाजपा जब काम नहीं करती है तो इसी प्रकार की बातें कि अखिलेश जी पे टिप्पणी कर देना, पार्टी के नेताओं पे टिप्पणी करना, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम परस्त कर देना, तो ये नहीं। समाज ने सम्मान दिया है, और हमारी पार्टी के जो नेता हैं वो अपने अपने समाज की बात बताते हैं। अखिलेश जी सबका सम्मान करते हैं और सबकी बात मानते हैं। महंग जी, इस समय मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर आप छाए पड़े हुए हैं
और उन मुद्दों को लेकर जो मुद्दे मुझे लग रहा है कि एक पत्रकारों को उठाना चाहिए और मुख्य मीडिया के पत्रकारों को उठाना चाहिए, जो अपने आप को बड़े बड़े पत्रकार के रूप में स्थापित किए हुए हैं शहर में, उन सबको उठाना चाहिए। लेकिन वो लोग नहीं उठा पा रहे हैं, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन अच्छी बात ये लगी कि आप उन मुद्दों को उठा रहे हैं, और मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी जो वायरल हुई मुद्दों को लेकर, और कई बार उन मुद्दों को उठाने के बाद में काम भी शुरू हुआ आगे, जैसे स्मार्ट जो तो था आपका यूनानी दवाखाना हॉस्पिटल को लेकर, या स्मार्ट सिटी को लेकर बहुत सारे मुद्दे आपने उठाए, या रबर फैक्ट्री को लेकर जो मुद्दे उठाए हैं। इसके अलावा हेलमेट एक कांड हुआ, कार में बैठा बंदा है, हेलमेट का चालान हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इन तमाम सारे मुद्दों के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं, और क्या आपको डर नहीं लगता है इसके पीछे जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में मैं आपसे सुनना चाहूँगा। देखिए, दो बातें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम मुद्दों की बात करते हैं, बरेली करीब 50 साल से जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। वो विधायक मिनिस्टर्स भी रहे बड़े बड़े, और उनमें बड़े पद भी रहे। इसके अलावा यहाँ पे सांसद भी संतोष गंगवार जी करीब 35 साल के आसपास लगातार सांसद रहे जी। यानी कि सारी लीडरशिप, सारा जो प्रक्रिया है संवैधानिक, जिसमें जनप्रतिनिधि की जो जिम्मेदारी है वो भाजपा ने सही से नहीं निभाई। इन नेताओं ने कभी भी बरेली के मूल उस पर काम करने की कोशिश नहीं करी। 300 बेड हॉस्पिटल सबसे पहले मैंने उठाया, जो सबसे ज़्यादा चला, और मैं ये मानता हूँ कि 300 बेड हॉस्पिटल अगर ठीक से चल जाए तो बरेली में जो एक कुछ डॉक्टर्स का, सारे डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं, मेरे बहुत सारे मित्र भी हैं, कुछ डॉक्टर का जो एक सिंडिकेट है जो ये नहीं चाहता कि लोगों को अच्छा इलाज मिल पाए, जो ये नहीं चाहता कि लोग, आम आदमी, गरीब आदमी निःशुल्क इलाज पा पाए, जो ये चाहता है कि उनकी जेबें भरती रहे, उस सिंडिकेट के खिलाफ अगर मुझे लगता है 300 बेड हॉस्पिटल शुरू हो जाए तो वो सिंडिकेट टूट जाएगा। क्योंकि वो बहुत बड़ा 300 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ पे सर्जरी के लिए अलग स्थान है, वहाँ पे 100 से ज़्यादा वेंटिलेटर और बाईपाइप मशीन्स हैं, वहाँ पे ECG, इको और बड़ी बड़ी MRI और जितनी भी बड़ी बड़ी जांचें जिनके लिए हम बहुत पैसा देते हैं वो सब निःशुल्क हो जाएंगी। एक सोचिए, हमें क्या ज़रूरत है आयुष्मान कार्ड की? हम 1 रुपये का पर्चा लगाएं और सीधे वहाँ पे जाके सारी चिकित्सक सुविधाएं प्राप्त कर पाएँ। भगवान ना करे किसी के परिवार को इलाज की ज़रूरत हो तो कोई चीज़ काम नहीं आती, सिर्फ हॉस्पिटल काम आता है। मज़े की बात यही है भैया कि चीज़ें हैं उपलब्ध हैं, होने के बावजूद ऐसा हो रहा है। उसके बाद 300 बेड हॉस्पिटल का एक बड़ा मुद्दा है, इसमें बहुत सारे लोग कष्ट में हैं। अगर भगवान ना करे हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो जाते ही वहाँ पे 5-10 हज़ार तो ऐसे ही चले जाते हैं। उसके बाद कहीं ICU तक की व्यवस्था आ जाए तो 20-25-30 हज़ार चले जाते हैं पर डे। तो एक आम आदमी के लिए बोझ है। तो मुझे लगता है कि इसको सबसे पहले, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बरेली का, जिसपे करीब करीब बरेली जिले की जिम्मेदारी है, वहाँ पे हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ किडनी का कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ लीवर का कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ न्यूरो का कोई डॉक्टर नहीं है। यानी कि वहाँ सिर्फ एक हड्डी के डॉक्टर बैठते हैं। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी महत्वपूर्ण डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। आप समझिए, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, हार्ट फिजिशियन, हार्ट सर्जन, ये सब कब दर्जनों डॉक्टर अगर बैठ रहे होते, बरेली को एक बड़ी रिलीफ मिलती। मगर इसी का फायदा ये उठा रहे हैं, यही तो बात बरेली है। के डकैत डॉक्टर कहा जाता है। ये गिरोह है, ये गिरोह है, और ये इतनी नजर रखता है कि आप समझिए, अभी एक आखिरी में आपने सवाल किया कि आपको डर नहीं लगता, उस पर मैं आऊंगा। आप समझिए कि तमाम दिक्कतें हैं। मैं इतना परेशान हो जाता हूँ कई बार, मैं सोचता हूँ कि किसका फ़ोन अवॉइड करूँ। फ़ोन कराते हैं क्योंकि रिश्ते हैं, छोटा शहर है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो प्रेशर भी आता है। मगर मैं अपनी मूल बात पहले पूरी कर लूँ तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं मिल रहा, 300 बेड में नहीं मिल रहा है। जो छोटे छोटे हॉस्पिटल सरकारी बने वो सब जर्जर हालत में, जर्जर हैं बिल्कुल। मतलब आप जितना ढूंढ लोगे, जितना देख लोगे, उतना आपका मन और खिन्न होता चला जाएगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा। बरेली में रबड़ फैक्ट्री रही। रबड़ फैक्ट्री 1380 एकड़ में फैली हुई फैक्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो 1999 में बंद हुआ। उसके बाद से वो लगातार बर्बाद हो रहा है। वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति हो गई है। वहाँ के जब मैं गार्डन्स देख के आया, अभी भी इतने खूबसूरत है, मन खुश हो गया। मैं अक्सर अपने वीडियो उधर ही शूट करता हूँ जाके। सारे बहुत खूबसूरत है, कहीं लाल फूल के हैं, कहीं सफ़ेद फूल के हैं, बहुत खूबसूरत इलाका है वो। मगर उसके बाद मैंने उसे ड्रोन से जब देखा तो वहाँ पे मुझे एक बड़ा स्टेडियम दिखाई दिया जी, जो बेकार पड़ा हुआ है। वहाँ पे हम इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाए तो बरेली की जो ग्रोथ है कितनी तेज बढ़ जाएगी, मगर नहीं बन रहा है। वहाँ हम एम्स जैसी संस्था ला सकते हैं, बहुत ज़मीन है, मगर वो नहीं बन रहा है। वहाँ पे हम इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल पार्क, IT पार्क ला सकते हैं, मगर नहीं बन रहा है। तो क्यों नहीं बन रहा है? सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की क्या जिम्मेदारी है, यहाँ के नेताओं की क्या जिम्मेदारी, और सत्ता, योगी आदित्यनाथ जी 9 साल से मुख्यमंत्री हैं,
9 साल में बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़ी बड़े वादे हुए, धरातल पे क्या मिला बरेली को? मैं कहता हूं कि अब तो वो कोर्ट से निकल के कानून मंत्रालय पे आ गया केस। अभी कोई ये कहे कि अखिलेश जी ने क्या किया उसमें, तो अखिलेश जी की सरकार थी 12 से 17, वो सारे नियम जो है वो 2020 के आसपास, मैं सही डेट नहीं पता है, कि आसपास अब कानून मंत्रालय केंद्र सरकार के पास है। तो योगी जी की सरकार क्यों मेहनत करके वहां कुछ नहीं ला रही है? वहां आसपास की जमीनों पे किन लोगों ने खरीदारी करी है ये भी मुझे पता है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, विवादित हो जाएगी बात। इसलिए मुझे सब पता है वहां पे क्या किया जा रहा है, क्या गेम चल रहा है। मगर मैं वचन देता हूँ कि अगर मुझे कहीं मौका मिल पाया तो उस जगह पे 3 चीज़ों पे मैं विशेष फोकस करूंगा। इंडस्ट्रियल एरिया, ताकि वहाँ पे जो बरेली का युवा है, आप बताइए कौन चाहता अपने माँ बाप को छोड़ के पुणे, मुंबई, दिल्ली, बिल्कुल गुवाहाटी या नोएडा जाके जॉब करना पड़े, गुड़गांव? नहीं चाहता है, मगर उसे जाना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो, इंडस्ट्रियल पार्क हो, IT पार्क हो, ताकि सारा जो भी स्किल्ड हमारे वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पर जॉब करें, अपने परिवार के साथ रह पाएं। एक इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए, हो सकता है जिसमें सारे खेलों के लिए स्थान हो। क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हम लोग को करना चाहिए, ताकि बरेली की प्रतिभाएं आगे बढ़ पाएं। इसके अलावा यहाँ एम्स या कोई बड़ा ऐसा स्टेट लेवल का मेडिकल कॉलेज बने जहाँ पे अच्छी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए। तो बरेली एक उस इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत आगे बढ़ सकता है, मगर उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य होता है। तीसरी बात, जो एक बात और हेलमेट वाली है, बरेली को पूरा जाम के हवाले कर दिया गया। अब कार में हेलमेट पहन के तो नहीं चलाएगा। इसका मतलब जो हमारे पुलिस के जो साथी हैं, देखिए मैं पुलिस का बहुत सम्मान करता हूँ। पुलिस वो होती है जो फोर्स होती है, और पुलिस अभी कभी आप अंधेरे में जा रहे हो, पुलिस दिखती है तो अच्छा लगता है, मगर पुलिस की छवि खराब की जा रही है। अगर पुलिस को देख के लोग डरेंगे तो एक गलत मैसेज है। पुलिस स्किल्ड नहीं है, पुलिस को कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और जो ट्रैफिक पुलिस है उसके साथ अगर सिविल पुलिस को भी जिम्मेदारी दी गई है चालान की, तो उसके पास उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, मगर पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस कुछ बड़े लोगों से कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रभावित होकर, आप देखिए खनन हो रहा है, आप देखिए सारे गलत काम हो रहे हैं, दिन में ट्रक घूम रहे हैं शहर के अंदर, ये सब बंद होना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, मुझे जिम्मेदारी मिलेगी तो रात में 12 से 4 बजे के अलावा आपको शहर में कोई बड़ा वाहन नहीं दिखेगा। इसके लिए मुझे चाहे खुद सड़कों पे आना पड़े, मैं किसी भी हाल में कोई बड़ा वाहन, क्योंकि सुबह बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, बच्चियां होती हैं वो स्कूटी चला रही होती हैं, कुछ पुरुष होते हैं, युवा होते हैं, वो सब सड़कों पे होते हैं। कितनी खबरें पढ़ते हैं हम लोग कि ट्रक के नीचे आ गए, ट्रॉली ने उड़ा, मतलब कष्ट होता है। मतलब मैं समझता हूँ ये नेताओं को कष्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये कष्ट होना कब से बंद हो गया? नेताओं, तो भाषणों में होता है। नहीं, मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर मानवीय मूल्य नहीं तो आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। जी, आपने स्मार्ट सिटी को लेकर बहुत चीज़ें उठा रहे हैं आजकल, चाहे वो स्काई वॉक हो, कचरे का ढेर बना हुआ है कई जगहों पर, शहर पुल जो हैं वो जर्जर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे बड़ा कष्ट होता है, मैं बताऊँ आपको। मुझे क्या, किसी को भी कष्ट होना चाहिए? गौ माता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करी, मगर आप जब डेला पीर से लेके किसी भी कूड़े के ढेर पे देखेंगे तो गौ माता को कूड़ा खाती हुई दिखाई देंगे। गौशालाओं की क्या दुर्दशा है भाई, यहाँ धर्मपाल जी मिनिस्टर हैं, पशुधन मंत्री हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? गौशालाओं की दुर्दशा, उनके क्षेत्र में गाय, उनके गौशाला में कई सारी गाय दम तोड़ देती हैं, क्या जिम्मेदारी, क्या क्रेडिबिलिटी रह गई नेताओं की? अगर मिनिस्टर के होते हुए मिनिस्टर के क्षेत्र में ऐसा हो जाए तो क्या फायदा? इसके साथ साथ तमाम जगहों पे देखते हैं हम लोग, कूड़ा करकट फैला हुआ है, हवा चलती कूड़ा सड़कों पे आता है। कूड़ा लेके घूमने वाली गाड़ियों के मैंने 1-2 बार वीडियो डाले, उसके बाद से मैं देखता हूँ उन पर कवर चढ़ना शुरू हुआ है कुछ गाड़ियों पे, यानी कूड़ा शहर में खुलेआम घूम रहा है, उस पर कोई कवर नहीं है, जगह जगह गंदगी हो रही है, गाय पन्नी और कूड़ा खाने को मजबूर हैं। तो क्या सरकार गौ माता पे राजनीति करती है? अब तो मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुत आंदोलन कर दिया है कि गौ माता को राजमाता और राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। तो भाजपा की रणनीति अब चलने वाली है, गिरने वाली है। स्मार्ट सिटी की अगर बात करें, स्मार्ट सिटी एक ऐसा मुद्दा है बरेली का, जिसमें हम लोग पिछले कई साल से सुन रहे हैं बरेली स्मार्ट हो रहा है, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ये स्मार्ट। मैंने कहा ठीक है, स्मार्ट है, अच्छी बात है, हम खुद चाहते हैं स्मार्ट हो, हम चाहते हैं कि स्मार्टनेस बढ़ती जाए, मगर मुझे लगता है इसके पीछे जो एक्टिविटीज ओवर स्मार्टनेस की हो रही हैं, जो एक प्रपोज्ड प्लान्ड घोटाले हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। आप देखिए बरेली में जब आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो एक आपकी गांधी उद्यान से लेके डेला पीर तक की रोड वो स्मार्ट हो गई। इसके अलावा एक केके हॉस्पिटल से लेके स्टील चौराहे तक आने वाली रोड वो स्मार्ट हो गई। इसके अलावा कोई भी गली, कोई भी स्थान, कोई भी जगह स्मार्ट हुई हो तो बताए। तमाम गलियां आज टूटी पड़ी हैं, नाले। आप बताइए सुभाष नगर जो गढ़ माना जाता है, और मैं बता दूं स्पष्ट रूप से कि पहले वो शहर विधानसभा क्षेत्र में आता था, इसलिए वो भी उसी का पार्ट है जो 50 साल से भाजपा राज कर रही है। वहां पे पहले वो, अब वो कैंट में चला गया। पहले कैंट जो है वो सुभाष नगर में नहीं था, सुभाष नगर नहीं आता था कैंट में।
तो वो सब इलाका, वहां पे लोग नाले में से, अंग्रेजों ने 1890 के आसपास वो नाला बनाया था, जो आज जो है जिसमें हम हजारों लोग उस नाले से जाने को मजबूर हैं। तो क्या मजबूरी है नेताओं की, क्यों नहीं करते हैं काम? अंडरपास बना दें। नीयत नहीं है। नीयत इस बात की है कि हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाना है, और हिंदुओं से कहना हिंदू खतरे में है। तमाम लोग आए चले गए, मुगल आए चले गए, अंग्रेज आए चले गए, कांग्रेस 70 साल रही, हिंदू खतरे में नहीं रहा। हिंदू खतरे में उस दिन से आ गया है जब से भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो क्या ये बड़े सोचने की बात है कि किस प्रकार की राजनीति, स्मार्ट सिटी के नाम पे घोटाले हो रहे हैं। आप मुझे बताइए कि बरेली में तमाम फड़ वालों पे कार्रवाई होती है नगर निगम की, उस कार्रवाई के बाद हम देखते हैं कि उन लोग को उजाड़ दिया जाता है। स्मार्ट सिटी के अंदर कई ऐसे प्रोग्राम बनाए गए कि वहाँ पे हम फड़ वाले और ठेले वालों को जगह देंगे, वो जगह अलॉट हुई, उसके नाम पे खाली करा ली गई। जैसे डीडीपुरम है, वहाँ पे कुष्ठ आश्रम था, उसे लेके ये कहा गया अब गरीब लोगों को, मतलब जो छोटे व्यापारी हैं, जो फेरी लगाते हैं, फड़ लगाते हैं, उनको दे दिया गया। अब वहाँ पे पहले वो बना, वो टूटा, यानी बना तो पैसा आया, टूटा तो पैसा आया, ठेकेदारों के मजे आए, अधिकारियों के मजे आए। अब वहाँ पे बड़ा मॉल सा बन रहा है, कोई बता रहा है मुझे, मैं जाऊंगा वहाँ पे भी जी। अगर वो मॉल बन रहा है तो वहाँ पे कोई फड़ वाला और गरीब आदमी तो जाएगा नहीं, यानी कि फिर सिस्टम कहाँ गया? चंद पूंजीपतियों के हाथ में। इन पूंजीपतियों को पोषित करने के लिए थोड़ी ना स्मार्ट सिटी बनी है। स्मार्ट सिटी आम आदमी, गरीब आदमी, सामान्य लोगों के, मध्यम वर्ग, हमारे आपके जैसे मध्यम वर्गीय यहाँ पर दो और मैं बड़े प्रोजेक्ट देख रहा था स्मार्ट सिटी के, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एक सामान्य व्यक्ति को उनका क्या फ़ायदा मिला। तो एक है अयूब खां चौराहे पर स्काई वॉक, तो मजाक है। इसके अलावा एक पार्किंग है, ऑटोमेटिक पार्किंग बनाई गई गांधी उद्यान के पास में। तो मैं वो आपका वीडियो देख रहा था जब आपने वहाँ संचालित करने वाले को फ़ोन पे लाइव किया उसको, तो वो बंदा यहाँ नौकरी कर रहा है, जॉब कहीं और कर रहा है, तनख्वाह यहाँ से ले रहा है और जॉब कहीं दिल्ली में कर रहा है। उस बेचारे की गलती मजाक क्यों नहीं, क्यों उसकी गलती नहीं है, उस मजाक तो है ही, मजाक तो बना दिया है ना पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को। गलती उस बेचारे की थोड़ी ना, उसके नाम पे सैलरी जो ले रहा होगा वो ठेकेदार, वो अधिकारी जिम्मेदार है जी, और कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए है क्या, पहले आपको याद होगा थोड़े समय पहले कभी कोई रेल विभाग की दुर्घटना होती तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, महंगाई बढ़ती थी, वित्त मंत्री इस्तीफा दे देते। अब कोई देता है इस्तीफा? अब तो बेशर्मी की ऐसी चादर उड़ दी केंद्रीय मंत्रियों ने। और आप देखिए प्रधानमंत्री जी देश में कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, और वहां पे मेलोडी टॉफी लेके घूम रहे हैं। क्या तरीका, मतलब बहुत हल्कापन है ये। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा नागरिक होता है, सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, हमारे लिए सम्मान का विषय है। प्रधानमंत्री हमारे लिए मान सम्मान है। प्रधानमंत्री वो पद है जिसका सम्मान सबको करना चाहिए। मगर भाजपा के लोग पहले जब सोनिया जी को लेके बहुत बदतमीजी करी, राजीव गांधी जी को और नेहरू जी को कितने बुरा भला कहते हैं, मगर जिस समय नेहरू जी बना के गए उस वक्त देश में, आज उसी इसरो, भाखड़ा नागर डैम और ये IIT, IIM, एम्स, ये सब तो वही स्थापित करके गए। आपने क्या किया पिछले 13 सालों में? कोई मुझे भाजपा का कितना बड़ा नेता हो, मुझे कोई एक नया इंस्टीट्यूशन ऐसा ड्राफ्ट करके बता दे। चंद्रयान 3 के नाम पे ढपली पीट रहे। चंद्रयान 1 और 2 किसने बनाया? उस संस्था को किसने बनाया जिसने चंद्रयान 3 बनाया? क्या तरीका है? आप भेज दो मोदी जी की एक फोटो ला के अंतरिक्ष में सैटेलाइट से, क्या फर्क पड़ेगा? इतिहास तो वही रहेगा जो सच है, और हमने अपने इतिहास भी देखा है, वर्तमान भी देखा, और भगवान ने चाहा भविष्य भी देखेंगे जी। तो एक महत्वपूर्ण और मुद्दा रह गया स्काई वॉक। स्काई वॉक अपने आप में घोटाला है। स्काई वॉक ऐसा प्रोजेक्ट है जो स्काई वॉक है ही नहीं। स्काई वॉक का मतलब होता है ऊपर कांच होना चाहिए, छत दिखनी चाहिए, आसमान दिखना चाहिए, इसीलिए तो स्काई वॉक है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया स्टील टीन का डब्बा लगता है, वो अंदर जाइए आप देखिए, उसमें पाइप लगे हुए, बहुत अच्छा नहीं है, खूबसूरत ही नहीं है। जब खूबसूरत नहीं तो लोग सीढ़ी क्यों चढ़ेंगे? प्लस वहाँ पे 2 दुकानें खुल जाएंगी आमने सामने, टोटल 1000 दुकानें खुली, बीच में गैलरी नहीं है उसमें घूमने की, चलना यानी खत्म। वहाँ पे 1000-1500 लोग वहाँ पे जॉब करेंगे, दुकान के मालिक होंगे। वहाँ पे 1500 लोग, 1000 लोग कहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे? फिर जो लोग आएंगे वो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर वही बात आएगी, ट्रैफिक पुलिस चालान काटेगी, आम आदमी की जेब से लूट होगी। यानी कि कुल मिला के सारी चीजें घूम के आती हैं तो आम आदमी के साथ लूट हो रही होती है। यही तो नियत है। तो इसका फायदा किसको मिल रहा है फिर? इसका फायदा सरकार अपना राजस्व बढ़ा रही है। आम आदमी की जेब को राजस्व ने अपना घोटाले करने का तरीका ढूंढ लिया है। घोटाला सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई चीज चोरी कर ली गई, घोटाला ये होता है कि खराब नियत के साथ आम आदमी की जेब पे डकैती डाली है, ये भी तो घोटाला है। इसके अलावा हम देखते हैं आपका विकास भवन के बगल में एक बहुत बड़ा कास्ट कला केंद्र हुआ करता जी, बिल्कुल हुआ। बाद में अर्बन हार्ट हो गए, वहाँ पे तमाम प्रदर्शनी लगने लगी, वहाँ पे छोटे छोटे दूसरे प्रदेशों से और जगह जगह से लोग आते थे, वहाँ दुकानें लगाते, वहाँ हम लोग क्राफ्ट की चीज़ें और हैंडमेड चीज़ें लेते थे।
वहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पे लोग आते थे, अच्छा व्यापार होता था, छोटे व्यापारियों को फायदा होता था। फिर उसे तोड़ दिया गया, अब वहाँ मॉल बना दिया गया। मॉल में कौन जाएगा? वहाँ पे कौन लोगों का फायदा होगा? वहाँ किन लोगों को दुकान मिलेगी? उसके किराया देने की स्थिति में कौन होगा? यानी कि वो अपने आप में एक घोटाला हो गया। अब वो मॉल बन के तैयार हो गया और गोल्ड जिम खुल गई और बड़े बड़े वो हो रहे हैं, बड़े बड़े अमीर लोगों ने, वहाँ पे रईस लोगों ने, पूंजीपतियों ने अपना स्थान ले लिया है। अब वो जगह बनी, अब उसे फिर तोड़ना है उसके हिस्से को। यानी कि वो बनी तो यार उसका ठेकेदार की गलती है, उसने खराब कंस्ट्रक्शन किया है, तो आप ठेकेदार पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अगर अधिकारी ने गलत प्लानिंग करी तो अधिकारी पे क्या प्लानिंग कर रहे हैं? सारी बात आम आदमी की जेब पे क्यों आ जाती है? हमारे तो टैक्स का पैसा है, चाहे वो हम गुड्स टैक्स दे रहे हो, चाहे अपनी सैलरी पे टैक्स दे रहे हो, चाहे बिजनेस पे टैक्स दे रहा हो, चाहे जीएसटी दे रहा हो, टैक्स तो हमारा ही है ना। तो हर चीज पे टैक्स देके उस पैसे की ऐसी बर्बादी हो रही है, उस पूरा उसे तोड़ के दोबारा बनाया जाएगा। यानी कि जो मूल भाव था कि हमारे वहाँ बेत के कारीगरों को, बेत के व्यापारियों को, जो स्थानीय लोग कलाकार हैं, जो कारीगर हैं, खत्म कर दिया गया जी। इसे भी लूट कहते हैं, इसे लूट कहते हैं, इसे घोटाला कहते हैं, सुनियोजित लूट, सुनियोजित लूट है। इसके बाद एक मुद्दा हमारा इसका स्काई वॉक हो गया, हमारा ये हो गया रामगंगा बैराज। रामगंगा बैराज की जब आप बात करते हैं तो रामगंगा बैराज 2011 में शुरू हुआ बसपा गवर्नमेंट में, उसकी नींव पड़ी। 2012 से 17 की सरकार में उसमें लगातार काम होता रहा। 2018 में योगी सरकार आने के बाद वो बन के तैयार हो गया। उसके बाद जो अगला चरण था, उसके कैनन बनने थे, उसमें बहुत सारी नहरें बननी थी, उसके लिए जमीनों का अधिग्रहण होना था, सब काम होना था। यहाँ बरेली के सारे किसानों को एक अच्छे बड़े एरिया को फायदा होता, साथ ही साथ वो कैनन बनाई जाती, बदायूं के किसानों का भी फायदा होता। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों का भला कैसे होने देगी? उसने प्रोजेक्ट को ठप कर दिया। यानी हमारे 630 करोड़ रुपए ठप पड़े हुए हैं। उस 630 करोड़ से फिर वही बात आती है, अच्छा हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल एरिया सब कुछ बन सकता था, मगर 630 करोड़ डंप पे, और इसलिए डंप है क्योंकि किसानों को फायदा ना हो जाए। कैनन बननी चाहिए, वहाँ पे 2000 करोड़ का बजट अभी बचा हुआ है। योगी सरकार तमाम ब्रांडिंग करती है, होर्डिंग लगाती है, कभी पन्नी सुर का होर्डिंग लगा दिया। पन्नियों की अगर प्लास्टिक के विरोध में है तो प्लास्टिक की फैक्ट्रियों पे कार्रवाई करें ना, उनकी फैक्ट्री। आप गरीब आदमी ठेले वाले का चालान काट देते हो क्यों? क्योंकि गरीब है, कमजोर है, उसे लूट सकते हो आप, आपकी हिम्मत नहीं, क्योंकि आप मोटा पैसा लेते हो उन फैक्ट्री वालों से। आप शहर से जुड़े इतने गंभीर मुद्दे उठा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है निश्चित रूप से कभी डर का भाव आया? डर का भाव तो ये है कि जब आप सच बोलेंगे, आदि अनादि काल से जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो असुर आके उसमें हंगामा करते थे, कभी हड्डी डाल देते थे और तमाम तरीके से परेशान। तो असुर तो आज भी है, सच तब बोला जा रहा था तब भी दिक्कत हो रही थी, आज बोला जा रहा तब भी दिक्कत है। मुझे तो बहुत सारी बातें हैं, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूं, बहुत सारे लोग इस बात पे हैं कि मेरी कोई कमी निकाल के मुझ पे FIR करा दें। इस तरीके की सोच के कुछ लोग हैं कि कहीं मुझ पे हमला करा सकते हैं। ऐसे लोग भी एक्टिव हैं जो ये सोच रहे हैं कि कहीं किसी दिन कोई लूज पोल मिल जाए। कुछ लोगों ने अपने IT सेल के माध्यम से मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, उसको हैक करने की कोशिश करी, मगर हमारा IT की टीम अच्छी है, इसलिए उन्होंने बचा लिया। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, सब पे हमले हो रहे हैं। इसके अलावा एक ऐसी टीम बनाई गई है जो मेरे बारे में दुष्प्रचार करे, मुझे डिफेम करने की कोशिश करे, मेरी पोस्टों पे आके कुछ लोग गाली लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है बहुत छोटे लोग हैं, बहुत दिमागी रूप से दिवालियापन है इनके अंदर। मैंने उसमें लिख के कई बार लिखा, मैंने आपको गाली देनी देते रही, मगर ये तो बताइए घोटाला हो क्यों रहा है? आप घोटाले को कैसे डिफेंड करोगे? आप कैसे कहोगे कि घोटाला सही और मैं गलत हूँ? आप मेरी बात का तर्कपूर्ण जवाब दिए, तो गाली देने लगते तो मुझे मजबूरी में उन्हें हाइड करना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ नहीं कर पाता है वो सोशल मीडिया पे आके अपने गलत विचारों को प्रदर्शित करता है। अगर इंसान सच्चा है, उसके अंदर दम है, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, तो सामने आके बात करें। मैं तो अपना पूरे दिन का शेड्यूल डाल देता हूँ लोगों को, मैं कहता हूँ मैं यहाँ बैठता हूँ, आइए मुझसे बात करिए ना। भाजपा के आप कितने बड़े समर्थक हो, आप भाजपा कितने बड़े नेता हो, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, आप आइए विषय पे बात करिए। अब आप बदतमीजी करोगे, गाली बकोगे तो भाई उसका कोई इलाज नहीं। मेरा मानना ये है कि लोकतंत्र है। अभी देखिए पश्चिम बंगाल में नेताओं पे हमले हो रहे हैं, तो विपक्ष के नेताओं पे अगर इस तरीके से हमलों को अच्छी बात नहीं है। अगर कल को सरकार बदलेगी तो फिर हम लोगों में उसे भी गलत कहूँगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर मैं जब से देख रहा हूँ राजनीतिक सिनेरियो बरेली का, तो उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नाम हैं। इसमें एक बहुत प्रमुख नाम आता है डॉक्टर उमेश गौतम का, मेयर का, और मैं उनके बड़ी स्पीचेस सुन रहा हूँ इधर। तो बड़ी विकास की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, और कहते हैं पूरा बरेली को चेंज करके रख दिया है। लेकिन आपसे जो बात आज हो रही है वो उनका जो विकास का ढांचा है उसके एकदम अपोजिट बात हो रही है। तो उनको लेकर या उनके भाषणों लेकर आप क्या सोचते हैं?
देखिए उमेश जी से मेरे बहुत क्योंकि वो यूनिवर्सिटी चलाते थे जी। और मैं छात्र नेता था, तो उनसे बहुत पुराने संबंध है मेरे, अच्छी जान पहचान, मगर वो व्यक्तिगत है। अब हम बात करते हैं एज अ पॉलिटिशियन। एज अ पॉलिटिशियन वो स्मार्ट सिटी के नाम पे बरेली को क्या दे पाए? वो सिर्फ और सिर्फ दुर्दशा दे रहे हैं। अभी मैं देख रहा था एक शंख है, शंख बनाया है, आप क्यों धार्मिक चिन्ह बना रहे हो? अगर उसकी रखरखाव नहीं कर पाओ, या तो उसे चमका के रखो, नहीं कर पा रहे तो आप धार्मिक चिन्हों की बेकदरी ना करें, ये भी धर्म का विरोध है। इससे भी पता चलता है कि ये धार्मिक चिन्हों का अपमान है। तो उन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे कई 100 करोड़ रुपए आएंगे, मुझे फिगर नहीं पता एग्जैक्ट, मगर उनको कहाँ लगाया गया, किस तरीके से? उनको एक पूरा दे देना चाहिए, जारी कर दें कि हमने इतना रुपए लगाया, इतना हमने ठेकेदारों को दिया, इतना इतना। वो नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्हें अपनी पार्टी के अंदर लड़ना। अभी मैं उनका एक भाषण सुन रहा था, उसमें वो बहुत सारी बातें कर रहे थे, अपने ही मंत्रियों को घेर रहे थे। धर्मपाल सिंह, अरुण कुमार, इन दोनों लोगों ने, धर्मपाल सिंह जी ने, अरुण कुमार जी ने, दोनों ने ई रिक्शे से चल के अपने अपने कार्यालय गए। तो उस पर वो कह रहे थे कि नेताओं को अपना बताना पड़ता है कि ई रिक्शे से जा रहे हैं, पीछे से फॉर्च्यूनर से वीडियो। तो अपना आपस में उन लोग का मुझे लगता है एक लंबा डिस्कशन चल रहा है। इसके अलावा और भाजपा के तमाम नेता ई रिक्शा से चले, तो वो उन्हीं को पहले घेर रहे हैं। तो अभी ये लड़ाई बहुत लंबी है। कैंट विधायक से भी उन्होंने कटाक्ष किया। तो मुझे लगता है कैंट विधायक और उमेश गौतम जी और इन लोग को पहले तो आपस में निपटना चाहिए, और ये लड़ाई सामाजिक नहीं है। आप इस पे जब गौर करेंगे, ये लोग किस बात के लिए लड़ रहे हैं? ये वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जो जरूरी नहीं है, उन लोगों के लिए जरूरी हो सकता है। इसमें बड़ा धन हो, इसमें बड़ा पैसा हो, इसमें बड़ा नाम हो, इसमें हो सकता है वर्चस्व हो कि मैं बड़ा हूं कि तुम बड़े हो। तो वो भाजपा के नेताओं को, मिनिस्टरों को और विधायकों को ही घेर रहे हैं। तो अभी उन्हें फिलहाल वहीं घेरना चाहिए, और जनता के लिए जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक ध्यान भटकाने के लिए काम कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि उमेश जी को इतना अच्छा मौका मिला था 2 टर्म का, कोई भी उपलब्धि वो नहीं कर पाए। स्मार्ट सिटी के नाम पे अगर धरातल पे आके कोई बात करे, बीडीए की रोड को भी वो नगर निगम की बता देना है स्मार्ट सिटी में, जो केके रोड की बनी है। तो मुझे लगता है कोई काम, मुझे लगता है उन्हें जारी करना चाहिए ना सूची, कि मैंने ये कपड़ा, मैंने ये काम करे नगर निगम के, उसमें टैक्स बढ़ाने के अलावा क्या काम किया जी। सब बर्बाद हो रहा है और बड़े ठेकेदारों को फायदा हो रहा है। तो उमेश जी वापस आएंगे तीसरी बार या नहीं? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है, मगर मुझे लगता है कि उनका चुनाव बन नहीं पाएगा, क्योंकि पहले तो अपने पार्टी में ही लड़ेंगे, पहले उनकी पार्टी में उनका टिकट ही नहीं होने देंगे। उसके बाद जनता भी उनसे त्रस्त है, जनता बहुत परेशान है, जनता ये देख रही है कि वो सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। मुझे लगता है कि ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी का कोई अगला चुनाव जीतने नहीं जा रहा है, भाजपा लगातार हारेगी। जिस विधानसभा से आप ताल ठोंक रहे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं आपके सामने, और उन बड़े पूंजीपतियों से आपकी टक्कर है। तो आप जन सामान्य के मुद्दे उठाकर इन बड़े घड़ियालों से कैसे लड़ेंगे? देखिए, पूंजीवाद के कुछ फायदे, जबकि जो जन सामान्य है वो धर्म और जाति के शिकंजे में पूरी तरीके से कसा हुआ है। बहुत उसी दृष्टिकोण से चीज़ों को देख रहा है। बहुत अच्छी बात है आपकी। जन सामान्य के मुद्दों पे लाइक शेयर तो कर देता है, वोट नहीं देता, लेकिन वो वोट में तब्दील होगा इसकी गारंटी नहीं। ठीक है, आपकी बात जो है वो आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही है। देखिए, पूंजीवाद ऐसा नहीं, पूंजी के बिना देश चल सकता है, शहर चल सकता है। अमीर अमीर रहे, मगर गरीब को भी सारी सुविधा मिलती रहे। जो समाजवाद का रास्ता है वो ये नहीं कहता कि अमीर अमीर ना रहे, जिस पे पैसा है वो खुश रहे, मगर आम आदमी को, गरीब आदमी को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुविधाएं मिलती रहें, मूलभूत सुविधाएं मिलती रहें, वो अपने जीवन स्तर को धीरे धीरे बढ़ा पाए, अच्छा जीवन जी पाए, ये मूल बात होती है। तो मगर मेरी जो लड़ाई है वो इसी बात की है कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में, चंद, बाकी सब अपना अच्छा काम करे, कोई दिक्कत नहीं, मगर चंद पूंजीपति सारी जितनी भी सरकार की सुविधाएं हैं, सरकार की जमीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर कब्जा क्यों करते जा रहे हैं? जो चीज आम आदमी, गरीब आदमी के लिए, उस पर भी वो कब्जा कर लेंगे, तो इसका तो मैं विरोध करूंगा, पूरी ताकत से करूँ, जब तक जीवन है तब तक करूंगा। तो मुझे लगता है कि इन लोगों पे शिकंजा कसने के लिए आम आदमी आज नहीं तो कल जागरूक होगा। आम आदमी को समझ में तो आ रहा है कि गलत हो रहा है, अब वो बोल कितना पा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये बोल ना पाए, मगर ये गुस्सा वोटों में कन्वर्ट कर दे। तो ये तो भविष्य के हाथ में, ईश्वर के हाथ में और जनता जनार्दन के हाथ में कि वो क्या चाहती है। अगर लगेगा परिवर्तन करना है तो कर देंगे, नहीं तो हम अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे। और पूंजीपतियों से, पूंजीवाद से मेरी जो मूल रूप से लड़ाई है वो इस बात की है कि अपना खुश रहो, मगर गरीब आदमी को प्रताड़ित मत करो। तो मैंग जी, इधर आप विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आपका नाम उभर कर आ रहा शहर से, 124 विधानसभा
शहर को लेकर? अभी तो प्रयास कर रहा हूँ, मैं टिकट मांगूंगा माननीय राष्ट्रपति जी से। अगर वो चुनाव लड़ाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जिसे लड़ाएंगे उसे भी चुनाव जिताने आए। हम लोग को तैयारी करने का मतलब ये होता है हम लोग कंपटीशन करें। जैसे राजनीति में एक शब्द होता है गुटबाजी, गुटबाजी गलत है। कंपटीशन होना चाहिए, सब लोग मिलके अपना अपना मेहनत करें, जिस दिन जो अपेयर हो जाए बाकी सब मिलके उसको समर्थन करें, तो ये कंपटीशन होता है। पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कंपटीशन ज़्यादा बेटर है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कंपटीशन पसंद करेंगे, गुटबाजी नहीं। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे मिल जाएगा तो सब लोग लड़ा दें, और अगर किसी और को मिलेगा तो पूरी अच्छी नीयत से। मैं यहाँ पे एक बीच में रोकना चाहूँगा, आप अपनी बात उस कंटिन्यू रखिएगा। अभी 2-3-4 लोगों से आपसे बात करने से पहले मैं 4-6 लोगों से मिला था ऐसे, तो आपको लेकर कुछ लोग तो बड़ा पॉजिटिव थे कि वो आपको टिकट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम आए कि उन्होंने कहा कि सपा की तरफ से ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लें, मयंक जी ज़मीनी मुद्दे उठा रहे हैं, ये कोई नहीं उठा सकता है, मयंक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं कर पा रहा है, ना कर सकता है। लेकिन सपा की तरफ से मयंक शुक्ला को एज ए ब्राह्मण चेहरे के रूप में टिकट नहीं मिलेगा। देखिए, मैं पहली बात तो अपने आप को ब्राह्मण चेहरा ही तक करके सीमित नहीं करना चाहता हूँ जी। मैं ये मानता हूँ कि अगर हम न्याय की बात करते हैं तो अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ मैं, तो मेरी जिम्मेदारी है मुझे न्याय की बात करनी है, मुझे सबको इकट्ठा करके रखना है। तो ब्राह्मण चेहरे तक सीमित नहीं रहना चाहता हूँ। राजनीति में मुझे लगता है कि मैं सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़कर उन सबका सहयोगी बन सकता हूँ। नेता शब्द असल में बहुत लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया है, तो नेता से बेहतर मैं सबका सहयोगी बनना चाहता हूँ। और सपा ने हमेशा ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया। 12 में अनिल शर्मा जी लड़े, 17 में भी हमारी पार्टी से ब्राह्मण समाज के चुनाव लड़े, 22 में भी आर के शर्मा जी लड़े। सब लोग लड़ रहे हैं लगातार चुनाव, और समाजवादी पार्टी हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान देती है, टिकट भी देती है, भागीदारी भी देती है। तो मैं ये नहीं कहता मुझे टिकट मिल जाएगा, मगर मुझे लगता है जिले में एक ब्राह्मण टिकट होगा, और जिसको भी होगा हम 9 की 9 सीटों में मेहनत करेंगे, हम सबको जिताएंगे और बहुत अच्छा चुनाव रहेगा। इसके अलावा जो भी कह रहा है नहीं होगा, तो अपनी मानसिकता है, हो सकता है कि उसे उठाते हुए मुद्दे मेरे अच्छे ना लग रहे हों। जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है। तो हम लोग आते हैं 124 विधानसभा जी पर। तो 124 शहर विधानसभा जो है करीब वही 50 साल से भाजपा जीत रही है, और इसमें भाजपा ने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक मुद्दा बना के रखा हिंदू मुस्लिम का। उस मुद्दे को कंटिन्यूटी में लाने के अलावा कोई काम नहीं किया। कोई यहाँ पे एक सरकारी संस्था, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाया जिसमें अच्छे लोगों को अच्छा इलाज मिल पाए। कहीं कोई स्वास्थ्य की बात नहीं हो पाई। कुल मिला के शहर विधानसभा हर प्रकार के विकास से अछूती रही। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। अरुण कुमार जी एज अ पर्सन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मगर एज अ पॉलिटिशियन वो यहाँ वन मंत्री रहे, उनके पास बहुत मौका था। बरेली में वन क्षेत्र 0.08% हो गया है, AQI 200-250 आमतौर पे रहता है, जो अच्छा नहीं है। आप जब उसे गूगल पे सर्च करेंगे तो खतरे के निशान से ऊपर है, हम अच्छी हवा में सांस नहीं ले रहे। तो एज अ वन मंत्री वो यहाँ पे वन क्षेत्र बढ़ा सकते थे, यहाँ पे पेड़ों के लिए अभियान चला सकते थे, पेड़ यहाँ कटता था वो लगवाते थे नजीबाबाद में। तो ये सब बड़ा दुख की बात है। अरुण कुमार जी को इस पे काम करना चाहिए था। इसके अलावा वो क्योंकि बड़ी ताकत में थे, उनको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, IT हब बनाने चाहिए थे, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना चाहिए था, और यहाँ वो चीज़ें डेवलप करते जिससे लोगों को फ़ायदा होता, मगर वो कुछ नहीं कर पाए। और एज अ पर्सन अच्छे हो सकते हैं, मगर एज अ पॉलिटिशियन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं फेल हो गए। जी, तो ये उनका विकल्प आप खुद को समझ रहे हैं? मुझे लगता है कि कोई किसी का विकल्प नहीं होता, हर आदमी का अपना व्यक्तित्व होता है। वो अपनी तरह काम कर रहे हैं। मुझे जब मौका मिलेगा तो जो मुद्दे मैंने उठाए हैं वो एक एक मुद्दे को सूचीबद्ध करके, और फ्रॉम द फर्स्ट डे जिस दिन मैं इस लायक हूँगा, पहले दिन से मैं पूरी ताकत से लगूंगा। और अगर किसी लायक नहीं रहा हूँ, नहीं बन पाया, तो भी जो कर रहा हूँ इसे और बेहतर तरीके से करने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। एक मयंक जी, मैं अपने दर्शकों के सामने स्पष्टीकरण चाह रहा हूँ आपका, या वादा, तो वचन चाह रहा हूँ कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, मान लीजिए अगर आप, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं कि 124 शहर विधानसभा से आप विधायक के रूप में आए, और विधायक जिस दिन आप बने उसका पहला इंटरव्यू मैं आपका फिर से करूं। नहीं, बिल्कुल। तो आप विधायक बनने के बाद में ये मुद्दे उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन केस आपको टिकट नहीं मिला और आप विधायक नहीं बन पाए अगर, क्या तब भी आप ये मुद्दे उठाते रहेंगे इसी ऊर्जा के साथ, इसी गति के साथ? देखिए, अभी मैं एक तो मेरे साथ ये है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने अभी एंड में आपसे कहा कि अगर नहीं भी बन पाया तो भी मैं अपना काम बेहतर, हो सकता है ऊर्जा थोड़ी कम हो जाए, हल्की सी 19 हो सकती है, क्योंकि देखिए मैं भी व्यक्ति हूँ, मैं भी इंसान हूँ। सुख दुख और अच्छाई बुराई मुझे सब महसूस होती है, मगर मुझे लगता है एनर्जी कुछ दिन के लिए तो कम हो जाएगी, मगर बाद में क्योंकि जब मैं फिर देखूंगा लोगों की दिक्कतें तो फिर ऊर्जा और बढ़ के आएगी जी। तो मुझे लगता है कि ये सच बोलने का काम करता रहूँगा जब तक ईश्वर ने ताकत दी है, जब तक लगेगा मेरे अंदर हिम्मत है, ताकत है और मेरा
पूरा ध्यान इस बात पे रहेगा कि मैं लोगों के हित में काम कर पाऊँ, माध्यम कोई भी हो। जैसे जी। सोशल मीडिया का माध्यम मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि मैं देखता हूँ ज्ञापन दो, कुछ होता ही नहीं है। आप धरना दो, वही एक चिकने घड़े वाली बात हो गई है कि कुछ करना ही नहीं है प्रशासन को। और यही जो ऊर्जा, जो प्रशासन की ऊर्जा है, जो लगातार नकारात्मक हो रही है, ये कहीं ना कहीं लाल फीताशाही की तरफ ले जा रही है। अधिकारी हावी होते जाएंगे, लोकतंत्र कमजोर होता जाएगा, चंद नेताओं के हाथ में सब कुछ आ जाएगा, बाकी सब अधिकारियों के हाथ में आ जाएगा। और अधिकारियों का ये होता है, अधिकारी में भी अच्छे लोग होते हैं, मगर अधिकारियों का जब मूल भाव आता है, भाई आज उन्हें यहाँ नौकरी करनी, नोएडा, फिर सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर चले जाएंगे, तो उनकी कहीं इस बात की क्रेडिबिलिटी नहीं बनती कि बरेली के लिए उन्होंने क्या किया। वो जिम्मेदारी नेताओं की है, तो नेताओं को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अच्छे से काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज और मैं आपके- आपको जी। वचन देता हूँ कि ईश्वर ने अगर ताकत दी, मुझे कहीं मौका मिला विधायक बन के किसी और पद पे आके या बिना किसी पद के भी, अगर ईश्वर ने ताकत दी तो मैं जितने मुद्दे उठा रहा हूँ इस पर मेहनत से काम करूंगा। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद अगर कुछ नहीं हो रहा होगा ठीक, तो क्योंकि वो हमारे परिवार है समाजवादी पार्टी, और हम अपने पिताजी से लड़ नहीं सकते हैं मगर उनसे हट कर सकते हैं, तो कहीं ऐसी बात आएगी तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हट करके उन मुद्दों पर बात करूँगा। बहुत उम्मीद के साथ चाहूँगा कि ये सारी बातें जो आपने की वो सच हों, और हमारा ये इंटरव्यू एक प्रूफ के तौर पे देखा जाए, प्रूफ सदैव के तौर रहेगा। पे रखा जाए। आज के जी। जो दौर है, जो युग है, जो डिजिटल युग है, कैमरे हैं, जी, हर चीज़ एक डॉक्यूमेंटेड फाइल है, डॉक्यूमेंटेड फाइल है। कुछ जी, चीज़ कहीं नहीं जाएगी। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।